आज दुल्हन की तरह सजा हुआ था। एक खास उत्सव की तैयारी चल रही थी, वैशाली की नगर वधू चुनने का उत्सव। एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़कियां आई हुई थी। सभी गलियां और राजमहल पूरे भारतवर्ष से मंगाए गए महंगे फूलों की सुगंध से महक रहे थे। चारों तरफ खुशी का वातावरण था। पूरे नगर में ढोल नगाड़े बज रहे थे, जिसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। सबके मन में एक सवाल था, कौन सी अप्सरा बनेगी वैशाली की नगर वधू। 500 वर्ष पूर्व भारत जहाँ छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और उसमें अलग अलग राजाओं का राजपाट चलता था, वहीं बिहार की वैशाली नगर में राजा और मंत्रियों का चुनाव स्वयं जनता द्वारा किया जाता था। ये वो समय था जब पूरे भारतवर्ष में मगध साम्राज्य तेजी से फैल रहा था, लेकिन वैशाली अभी उनके हाथों से बहुत दूर था। उसी वैशाली नगर में एक छोटे से घर में एक 16 साल की लड़की आम्रपाली भी अपने छोटे से घर में बैठकर तैयार हो रही थी। ढोल की आवाज सुनते ही उसका पूरा शरीर रोमांच से थिरक उठा, लेकिन उसका मन एक अजीब सी कश्मकश में था। कुछ गलत तो नहीं करने जा रही हूँ मैं? ये नहीं किया मैंने तो मेरे गुरु का अपमान हो जाएगा सबके सामने, और अगर इसे किया तो आपको दिया गया वचन टूटेगा। हे महादेव, अगर कोई भूल हुई हो तो आप संभाल लेना। हिम्मत बांधते हुए आम्रपाली ने खुद से कहा। अपने लंबे सुंदर घने बालों पे फूल लगाने के बाद जैसे ही उसने काजल लगाने के लिए आईने में देखा तो उसके हिरनी जैसे तीखे नैन आईने में चमक उठे। उसने पास ही पड़े घुंघरूओं को उठाकर बस पहना ही था कि तभी गुस्से में तमतमाते हुए उसके पिता महानमन उसके कमरे में आए। आम्रपाली चौंक गई। हैरान होकर आम्रपाली ने पूछा, पिताजी आप युद्ध से वापस आ गए? महानमन उसके सामने खड़े हो गए कि आंखों से अंगारे बरस रहे थे। उन्होंने गुस्से में कहा, हाँ आ गया हूं मैं वापस, और अब तुम कहीं नहीं जाओगी। इतना कहकर महानमन ने जोर से बाहर से दरवाजा बंद कर उस पर ताला लगा दिया। आम्रपाली इससे पहले कुछ कह पाती या विरोध कर पाती, वो कमरे में कैद हो गई थी। आम्रपाली दरवाजे को जोर जोर से पीटते हुए अपने पिता से विनती करने लगी, पिताजी दरवाजा खोल दीजिए, मुझे जाने दीजिए। ये दरवाजा नहीं खुलेगा आम्रपाली, तुम मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करोगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। महानमन ने अपनी बेटी को पहले ऐसे कभी नहीं डांटा था। आम्रपाली ने रोते हुए कहा, पिताजी आपको मुझे जो सजा देनी है बाद में दे देना, लेकिन अभी मेरा राजमहल पहुंचना बहुत जरूरी है। मुझे नृत्य उत्सव में भाग लेना ही होगा। जब तक उत्सव खत्म नहीं हो जाता ये दरवाजा नहीं खुलेगा, और ना ही तुम नृत्य उत्सव में भाग लोगी। महानमन आम्रपाली की जिद के आगे झुकने वाले नहीं थे। पिताजी मेरा विश्वास कीजिए, मेरा नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेने का कोई मन नहीं है, लेकिन मैं आज मजबूर हूँ। अगर मैं समय पर राजमहल नहीं पहुंची तो आपके मित्र और वैशाली के नृत्याचार्य कुमार भट्ट की मर्यादा मिट्टी में मिल जाएगी। मुझे बस अभी पता चला है कि उन्होंने अपनी जिस शिष्य को इस प्रतियोगिता के लिए वर्षों से तैयार किया था वो अचानक ही गायब हो गई है। आम्रपाली ने महानमन को मनाने की कोशिश की, लेकिन महानमन उसकी नहीं सुनने वाले थे। वो गायब है तो क्या तुम नाचोगी भरी सभा में? जानती भी हो क्या होगा उसका नतीजा? महानमन अपनी बेटी का जवाब सुनने नहीं रुके, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वैशाली नगर के लोगों की नजर आम्रपाली पर पड़ी तो वो हो जाएगा जिससे बचपन से ही महानमन ने अपनी बेटी को बचाने की कोशिश की थी। महानमन बहुत क्रोध में थे। उन्होंने आम्रपाली की एक ना सुनी और वहां से चले गए। आम के बगीचे में पहुंच महानमन ने जैसे ही एक आम के पेड़ पर झूला देखा, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। खुद को कोसते हुए महानमन बोले, इसी बगीचे में तुम्हारा जन्म हुआ था मेरी बच्ची। इतने साल मैंने तुम्हें इस दुनिया की बुरी नजर से छुपा कर रखा, लेकिन चाहकर भी मैं तुम्हें नृत्य से दूर नहीं रख पाया, और अब यही नृत्य तुम्हारी बदकिस्मती बन जाएगी। काश अभी मेरे मित्र और तुम्हारे गुरु कुमार भट्ट तुम्हें समझा पाते। आम्रपाली महानमन की इकलौती पुत्री थी। वो एक साधारण सैनिक थे।
नगर सेवा करते हुए वो अपनी पुत्री की देखभाल और निगरानी नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने 5 साल की आम्रपाली को अपने बड़े भाई समान मित्र कुमार भट्ट और उनकी पत्नी अम्बा को देखरेख के लिए सौंप दिया था। जिस तरह घटता हुआ चंद्रमा अपनी 16 कलाओं को अपनाता हुआ धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक उसी तरह आम्रपाली का यौवन और सौंदर्य भी हर साल पहले की तुलना में बढ़ता ही जा रहा था, जो महानमन के साथ साथ कुमार भट्ट और अम्बा की चिंता का कारण भी था। और आज वही होने वाला था जिसका उन्हें डर था। इधर आम्रपाली अपने कमरे में आंसू बहा रही थी कि तभी उसने दरवाजे पर कुछ हलचल सुनी। उसने मन में सोचा, मैं जानती थी पिताजी आप अपना फैसला बदल देंगे, आखिर उनके मित्र के सम्मान का सवाल है। तभी दरवाजा खुला और आम्रपाली के चेहरे पर हैरानी थी। हर्षदेव तुम? आम्रपाली ने पूछा। हर्षदेव आम्रपाली का बचपन का मित्र था। उसका चेहरा लाल था। वो हड़बड़ाते हुए बोला, हाँ अब जल्दी चलो, इससे पहले तुम्हारे पिताजी यहाँ आ जाए। आम्रपाली ने एक बार अपने छोटे से घर को देखा। बचपन से बस यही दुनिया थी उसकी। आज पहली बार वो अपनी इस दुनिया को छोड़कर बाहर निकल रही थी। ये देख उसकी आंख भर आई। उसने हर्षदेव की तरफ देख के पूछा, मैं पिताजी को धोखा नहीं दे रही ना हर्षदेव? हर्षदेव ने उसे हिम्मत बांधते हुए कहा, कैसा धोखा? अपने गुरु और पिता के सम्मान की रक्षा करना ही एक बेटी का कर्तव्य है। सर पे घूंघट डाले आम्रपाली और हर्षदेव तेज कदमों से भागते हुए वैशाली नगर के बाजार से गुजर रहे थे कि तभी आम्रपाली का घूंघट सरक कर जमीन पर गिर गया। आम्रपाली ने रुककर वो दुपट्टा उठाने की कोशिश की तो उसे लगा मानो 100 जोड़ी आंखें उसे घूर रही हो। इतनी सुंदर लड़की, कौन है ये? क्या ये वैशाली की रहने वाली है? आश्चर्य से आम्रपाली को देखते हुए एक आदमी ने दूसरे आदमी से पूछा, नहीं, इससे पहले तो कभी वैशाली में मैंने इसे नहीं देखा। जरूर ये कोई नृत्यांगना है जो उत्सव में भाग लेने आई है। दूसरे ने जवाब दिया, गजब का सौंदर्य है इसका, स्वर्गलोक की अप्सरा लगती है। इसको प्रतियोगिता तक पहुंचने नहीं दूंगा। ये मेरी वधू बनेगी। ये सुनते ही दूसरे आदमी ने अपनी तलवार निकाल ली। ये तुम्हारे नहीं, मेरे घर जाएगी। मुझे रोकने की कोशिश मत करना, वरना चीर डालूंगा। इससे पहले कि आम्रपाली और हर्षदेव कुछ समझ सकते, उस बाजार में ऐसे कम से कम 50 तलवार उठ गए और लोग आम्रपाली को अपने अपने घर ले जाने के लिए लड़ने लगे। ऐसी स्थितियां और इसी चीज से महानमन और उनके मित्र कुमार भट्ट आम्रपाली को बचपन से बचाना चाहते थे। वैशाली नगर में सुंदर लड़की को अपने घर की वधू बनाने के लिए लोग आपस में लड़ मिटते थे।